तो चलिए, स्वागत है आपका यशवंत एकेडमी चैनल पे मेरे भाई। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव से 1757 से 1760 एवं दोबारा 1765 से 1767 ईस्वी तक शासनकाल रहा था रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव का। 1757 से 60 एवं 65 से 67। चलिए, पहला क्वेश्चन है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने किससे किया था? किससे की थी? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने किससे किया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी किस गवर्नर के समय हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी किस गवर्नर के समय हुआ था? तो उस समय गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। यही 1757 का युद्ध से ही ब्रिटिश साम्राज्य पूरे भारत में आ गया था मेरे भाई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव ही था। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को 1757 से 60 ईस्वी तक में। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी शक्ति कंपनी को कब मिली थी? 1765 में। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी शक्ति कंपनी को कब मिली थी? 1765 में। 1765 में मिली थी मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, किन दो शासकों से की थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में किन दो शासकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था? तो पहला था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब 1765 ईस्वी में। अवध का नवाब था 1765 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब 1765 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। किस संधि द्वारा मुगल सम्राट ब्रिटिश कंपनी के पेंशनर बन गए थे? इलाहाबाद की संधि से। किस संधि द्वारा मुगल सम्राट ब्रिटिश कंपनी के पेंशनर बन गए थे? इलाहाबाद की संधि से। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब की गई? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब की गई थी? तो 1765 ईस्वी में की गई थी। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में स्थापित द्वैध शासन को डाकू राज की संज्ञा किसने दी थी? के.एम. पानिकर ने दिया था। 1765 से 1772 ईस्वी जो बंगाल में स्थापित द्वैध शासन को डाकू राज की संज्ञा किसने दी थी? के.एम. पानिकर ने दिया था। क्लाइव के समय हुए श्वेत विद्रोह 1766 ईस्वी का कारण क्या था? तो दोहरा भत्ता समाप्त करना। दोहरा भत्ता समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट क्लाइव एवं वारेन हेस्टिंग्स के मध्य कौन बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे? हेनरी बेरेल्स्ट 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी एवं कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी। रॉबर्ट क्लाइव एवं वारेन हेस्टिंग के मध्य कौन बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे? तो हेनरी बेरेल्स्ट। और 1767 से 1769 एवं कार्टियर को 1769 से 1772। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? किसे स्वर्ग से उत्पन्न, उपाधि सोच लीजिए कितना बड़ा दिया गया है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है कि ये स्वर्ग से उत्पन्न हुआ है। ये ऐसा सेना नायक है ब्रिटेन के लिए कि जो स्वर्ग से उत्पन्न हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था। क्लाइव को ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति किसने कहा था? अर्ल ऑफ चेथम ने क्लाइव को ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति कहा था। अर्ल ऑफ चेथम ने। हमारे टापू के शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म दिया हो
जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बढ़कर हो। यह कथन क्लाइव के संबंध में किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। हमारे टापू ने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बढ़कर हो। यह कथन क्लाइव के संबंध में किसने कहा था? तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। लॉर्ड मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट आ गया वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया था। वारेन हेस्टिंग्स को बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया था। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध सरकार को किसने समाप्त किया था? द्वैध सरकार को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध सरकार को किसने या द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? सन 1772 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? सन 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की शुरुआत किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की शुरुआत किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय कोर्ट का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ किया गया था? तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय कोर्ट का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ किया गया था? कलकत्ता किया गया था। राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए हेस्टिंग्स ने कौन सा नियम अपनाया था? राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए हेस्टिंग्स ने कौन सा नियम अपनाया था? परीक्षण एवं अशुद्धि का नियम। परीक्षण एवं अशुद्धि का नियम। संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन किसने नियुक्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने नियुक्त किया था। संपूर्ण लगान के हिसाब किताब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन किसने नियुक्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने नियुक्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने नियुक्त किया था। राय रायन के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राजा राजवल्लभ। राजा राजवल्लभ थे राय रायन के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति। राय रायन मतलब संपूर्ण लगान के हिसाब किताब का देखभाल करना, उसी को बोला जाता था राय रायन मेरे भाई। व्यापारिक सुधार के तहत दस्तक का प्रयोग व्यापारिक सुधार के तहत दस्तक का प्रयोग किसने समाप्त कर दिया? किसने समाप्त कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। व्यापारिक सुधार के तहत दस्तक का प्रयोग किसने समाप्त कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। बनारस की संधि 1773 ईस्वी में एवं फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किसके साथ की थी? बनारस की संधि 1773 ईस्वी में एवं फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किसके साथ की थी? तो अवध के नवाब के साथ किया था। अवध के नवाब के साथ किया था। बनारस की संधि 1773 में और फैजाबाद की संधि 1775 में वारेन हेस्टिंग्स ने किसके साथ किया था? तो अवध के नवाब के साथ किया था। अवध के नवाब के साथ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध के नवाब के साथ की गई इन संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवध के नवाब के साथ की गई इन संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे भाई? तो मराठों से कंपनी की सीमा की सुरक्षा। मराठों से कंपनी की सीमा की सुरक्षा। मराठों से कंपनी की सीमा की सुरक्षा के लिए ये किया गया था।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी। किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उसी के समय में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी। किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के संदिग्ध एवं निंदनीय कार्य क्या थे? वारेन हेस्टिंग्स के संदिग्ध एवं निंदनीय कार्य क्या थे? तो पहला आपका था मेरे भाई नंद कुमार पर मुकदमा एवं फांसी 1775 ईस्वी में। नंद कुमार पर मुकदमा भी किया और 1775 में फांसी भी दिलवा दिया। दूसरा था अवध की बेगमों की घटना। अवध की बेगम, उसके साथ जो भी कांड हुआ था उसकी घटना के बारे में वारेन हेस्टिंग्स यह निंदनीय कार्य किया था। तीसरा राजा चेत सिंह की घटना, थर्ड में जो हुआ था राजा चेत सिंह की घटना। फोर्थ में हुआ था रुहेला युद्ध, फोर्थ में हुआ था रुहेला युद्ध 1774 ईस्वी में। और फिफ्थ नंबर में जो हुआ था मेरे भाई रामपुर के नवाब की घटना। रामपुर के नवाब की घटना, ये सब निंदनीय और संदिग्ध कार्य किया था वारेन हेस्टिंग्स ने मेरे भाई। वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वही था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था मेरे भाई। 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर भी वही था, वारेन हेस्टिंग्स था। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की? 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने किया। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था मेरे भाई। कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स द्वारा। 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था 1774 से 1785। 1774 से 1785 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था 1774 से 1785 ईस्वी। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस या घेरे की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग फेंस या घेरे की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है मेरे भाई। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर ही चलाया गया था 1788 से 95 ईस्वी में। 1788 से 95 ईस्वी में जब ये गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, तो इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर 1788 से 95 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग किसने लगाया था? बर्क ने लगाया था, वर्क ने लगाया था। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग किसने लगाया था? तो बर्क ने लगाया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय लागू हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय में लागू हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में लागू हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय में लागू हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में लागू हुआ था। एक नोट है, सर जॉन मैकफरसन 1785 से 1786 के मध्य अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। 1785 से 86 के मध्य अस्थायी गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ था? सर जॉन मैकफरसन। सर जॉन मैकफरसन हुआ था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए मेरे मित्र। ये जितने भी है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो बस एक बार ध्यान से, एक बार दो बार आप 1.5 गुना स्पीड में 2x स्पीड में आप इसे क्या कर सकते हैं, प्ले करके बस आप कान में लगा करके आप इसको सुन लीजिए मेरे भाई। 2 बार 3 बार 4 बार करने से आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा मेरे भाई। हिस्ट्री का कम से कम 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ मेरे भाई, और इससे बाहर कभी कहीं कोई क्वेश्चन जाने वाला भी नहीं है मेरे भाई। चलिए अब 1 लाख क्वेश्चन सुनकर डर मत जाइएगा कि भाई 1 लाख क्वेश्चन, अरे 1 2 बार 4 बार देख लीजिए आप,
हनुमान चालीसा जी के जैसा, भगवान के चालीसा जी के जैसा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद आ जाता है वहाँ एग्जाम में। ऑप्शन देखिएगा, याद आ जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस से अब संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ आ गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 एवं 1805 से द्वितीय काल ईस्वी, 1805 ईस्वी द्वितीय कार्यकाल है इसका। पहला क्वेश्चन है, कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने को किसने बाध्य किया था? कॉर्नवालिस ने किया था 1786 से 93 ईस्वी। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने को किसने बाध्य किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1786 से 93 ईस्वी में। 1786 से 93 ईस्वी में किस वर्ष बंगाल ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? किस वर्ष बंगाल ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये छूट गया मेरे भाई, इसको थोड़ा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या मैं फिर कहीं कमेंट में डाल दूंगा मेरे भाई, पिन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था मेरे भाई, 1790 से 92 ईस्वी में। 1790 से 92 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में मेरे भाई। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सिविल सेवा प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा के संस्थापक कौन थे? ये सिविल सेवा यूपीएससी के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। सिविल सेवा के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे मेरे भाई। स्वदेशी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए थे? स्वदेशी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए थे? तो कंपनी को लाभ हुए थे अस्थाई लागान या राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदारी के रूप में एक समर्थक वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कंपनी को ये प्राप्ति हुई थी मेरे भाई। कॉर्नवालिस भारत में व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने वाला नहीं बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति का नाश करने वाला था। यह कथन किसका था? सर चार्ल्स मेटकाफ का। कॉर्नवालिस भारत में व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने वाला नहीं बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति का नाश करने वाला था। यह कथन किसका था? सर चार्ल्स मेटकाफ का था। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस एवं राजस्व के संबंध में नियमों की एक संहिता किस नाम से तैयार की थी? कॉर्नवालिस कोड के नाम से तैयार की थी 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस एवं राजस्व के संबंध में नियमों की एक संहिता किस नाम से तैयार की थी? कॉर्नवालिस कोड के नाम से 1793 ईस्वी में मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था मेरे भाई। जिले में थाने की स्थापना, दरोगा की नियुक्ति थाना अधिकारी के रूप में किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। जिले में थाना की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति थाना अधिकारी के रूप में किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थक कौन कौन थे? हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थक लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं सर जॉन सॉर थे। हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थक कौन कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं सर जॉन सॉर थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र यानी मकबरा कहाँ पर स्थापित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मकबरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था। और सर जॉन सॉर फिर 1793 से 1798 ईस्वी तक सर जॉन सॉर का राज्य था मेरे भाई। तटस्थता के नीति की बड़ी कठोरता से पालन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन सॉर ने था। तटस्थता की नीति की बड़ी कठोरता से पालन किस गवर्नर जनरल ने किया था? सर जॉन सॉर ने किया था। अब चलिए आइए, लॉर्ड
लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805, कार्यकाल जरूर याद रखिएगा मेरे भाई। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? लॉर्ड बेलेजली ने किया था। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? लॉर्ड बेलेजली ने किया था। लॉर्ड बेलेजली ने किया था। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड बेलेजली के टाइम में हुआ था। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड बेलेजली के समय में हुआ था। तंजौर का विलय लॉर्ड बेलेजली ने कब किया था? 1799 ईस्वी में किया था। तंजौर का विलय लॉर्ड बेलेजली ने कब किया था? 1799 ईस्वी में किया था। 1799 ईस्वी में बेलेजली ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर पार्सियन यानी ईरान के शाह के दरबार में भेजा था? मेहंदी अली खां को। मेहंदी अली खां को 1799 में बेलेजली ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर पर्सिया यानी ईरान के शाह दरबार में भेजा था? मेहंदी अली खां को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत का विलय बेलेजली ने कब किया था? सूरत का विलय बेलेजली ने कब किया था? तो सन 1800 ईस्वी में किया था। सूरत का विलय बेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में किया था। लॉर्ड बेलेजली ने कर्नाटक का विलय कब किया था? 1801 में किया था। सूरत के बाद नंबर कर्नाटक का आया और 1801 में इसको भी विलय कर लिया था मेरे भाई। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड बेलेजली के समय में 1798 से 1805 इसका कार्यकाल था। उसी के समय में सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड बेलेजली के टाइम में 1798 से 1805 ईस्वी के तहत बेलेजली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? प्रथम राज्य हैदराबाद था 1798 से 1789 में। 1798 से 1789 में बेलेजली, सॉरी लगता है ये 1789 इसी का है मेरे भाई, गलत उधर टाइप हो गया है। 1789 आपका ये हो जाएगा, सुधार कर लीजिएगा। किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए थे? तो 1789 में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध 1789 में लगाए गए थे। और बेलेजली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था 1789 में। 1798 में पहला था सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद 1798 में। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय 31 दिसंबर 1802 को मराठा सरदार था। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पेशवा बाजीराव सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, 1802 ईस्वी के बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 ईस्वी के बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच मराठों की प्रथम सहायक संधि में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच 1802 ईस्वी में बसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसलिए अंग्रेज क्या किया था? सहायक संधि और ये सब संधि कर रहा था मेरे भाई कि किसी तरह से बैठ जाएं, फिर तो यहाँ सोएंगे लेटेंगे, चाहे मर्जी जो करेंगे वो करेंगे मेरे भाई। और यही हुआ भी। लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में सत्य कथन। लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में सत्य कथन क्या है? दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरे के खर्च पर मतलब दूसरा कोई के खर्च पर क्या बहुत बड़ा सेना का जत्था बना लिया था ये। दूसरा, भारत में नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। और तीसरा था भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। भारतीय रियासतों के ऊपर, राजो रजवाड़ों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित रखना मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन था, भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड बेलेजली से पहले किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड बेलेजली से पहले किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था।
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि के संबंध में किसने लिखा है कि भारतीय राज्यों में अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी राज्यों में प्रतिष्ठित बनाते हैं, किसी राज्यों को प्रतिष्ठित बनाते हैं, बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। सर टॉमस मुनरो। सहायक संधि के संबंध में किसने लिखा कि भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी राज्य को प्रतिष्ठित बनाते हैं, बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। सर टॉमस मुनरो ने कहा था। हमारी नीति, हमारे लक्ष्य ने समस्त भारतीय शक्तियों को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया है। यह किसका कथन है? आर्थर बेलेजली का। हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने समस्त भारतीय शक्तियों को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया है। यह कथन किसका है? आर्थर बेलेजली का है। आर्थर बेलेजली का है। चलिए नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य। सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य, पहला तो हैदराबाद था 1798 में, 1798 में, और 1789 कर देंगे तो बंगाल दास प्रथा के निर्यात पर क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था 89 में। और 1798 में हैदराबाद क्या हुआ था? सहायक संधि स्वीकार किया था। 1799 में मैसूर का शेर टीपू सुल्तान 1799 में सहायक संधि स्वीकार करने पर, यह भी, हालांकि टीपू सुल्तान तो मारे गए थे, उनका जो भी आया था मैसूर में 1799 में सहायक संधि स्वीकार किया गया था। तंजौर भी 1799 में सहायक संधि स्वीकार किया। अवध 1801 में सहायक संधि स्वीकार किया था। पेशवा 1802 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। बरार के भोंसले 1803 में सहायक संधि स्वीकार किया था। सिंधिया 1804 में, जो सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खातिरदारी की थी मेरे भाई, सिंधिया 1804 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। फिर जोधपुर किया था, फिर जयपुर किया था, फिर मच्छेरी किया था, फिर बूंदी किया था, फिर भरतपुर किया था मेरे भाई, फिर भरतपुर किया था। फिर कह रहा है किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि अंग्रेजों के साथ ये स्वीकार नहीं किया था मेरे भाई। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले क्लास में मेरे भाई। धन्यवाद।